भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो योद्धा तो बहुत हुए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन और उनके विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बेहद क्रांतिकारी साम्राज्य के दूरदर्शी संस्थापक भी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदवी स्वराज्य के वास्तुकार छत्रपति शिवाजी महाराज की। जरा कल्पना कीजिए 17वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर था वो जहां हर तरफ विदेशी शक्तियों और मुगलों का भारी दबदबा था। आम जनता के बीच भय और उत्पीड़न का एक गहरा माहौल बना हुआ था। और ठीक ऐसे मुश्किल, बल्कि कहूं तो निराशाजनक समय में शिवाजी महाराज एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे। उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर सच्चा साहस और सही नेतृत्व क्षमता है तो सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। तो आखिर इस महान नायक की नींव कैसे रखी गई? 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले में जब उनका जन्म हुआ तो उन पर सबसे गहरा प्रभाव किसी और का नहीं बल्कि उनकी माता राजमाता जीजाबाई का पड़ा। बचपन से ही राजमाता ने उन्हें रामायण और महाभारत की वो शौर्य कथाएं सुनाई जिन्होंने उनके अंदर न्याय और साहस के मजबूत बीज बो दिए। और इसके साथ ही उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन और युद्ध कला की बारीकियां सिखाईं। मतलब बचपन से ही आदर्शों और यथार्थ का एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस तैयार हो रहा था। और इसी शानदार ट्रेनिंग का नतीजा था एक बिल्कुल ही नया और क्रांतिकारी विचार, हिंदवी स्वराज्य। अब देखिए, उस दौर में युद्ध अक्सर सिर्फ जमीन हड़पने और सत्ता के लिए होते थे, लेकिन शिवाजी महाराज की सोच इन सबसे कोसों दूर थी। उनका मकसद सिर्फ इलाके जीतना नहीं था, वो एक ऐसा स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो, एक ऐसी जगह जहां हर जाति, हर धर्म के लोगों को बराबरी का सम्मान और पूरी सुरक्षा मिले। 17वीं सदी के हिसाब से सोचिए ये कितनी बड़ी और आधुनिक बात थी। अब ये जो विजन था ना, वो सिर्फ कागजों या ख्यालों तक सीमित नहीं रहा। मात्र 16 वर्ष, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने तोड़ना किले पर अपना अधिकार जमा लिया। इस एक कदम ने बीजापुर सल्तनत की रातों की नींद उड़ा दी थी। इतनी कम उम्र में मिली यह पहली बड़ी कामयाबी दरअसल उनके स्वराज्य अभियान की वो चिंगारी थी जिसकी गूंज बहुत जल्द पूरे भारत में गूंजने वाली थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक छोटी सी सेना लेकर आप इतने विशाल साम्राज्यों से कैसे टकराएंगे? यहीं एंट्री होती है उनकी सबसे अचूक सामरिक ताकत की, गनीमी कावा, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध नीति भी कहते हैं। ये कोई आम रणनीति नहीं थी, ये पहाड़ों और घने जंगलों को ही अपना हथियार बना लेने की एक अद्भुत कला थी। बिजली की तेजी से हमला करना, दुश्मन को चौंकाना और वहां के भूगोल का चप्पे चप्पे पर फायदा उठाना। कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना ही इस रणनीति का कोर था। और हाँ, इसमें स्थानीय जनता का उन्हें पूरा पूरा सपोर्ट मिलता था। जरा उस वक्त के हालात को तौल कर देखिए। एक तरफ आपके पास सुल्तानों और मुगलों की वो भारी भरकम लाखों की तादाद वाली सेनाएं हैं जो बहुत धीमी थीं और सिर्फ अपनी भीड़ पर इतराती थीं, और दूसरी तरफ मराठा टुकड़ियां, साइज में बहुत छोटी लेकिन हवा की तरह तेज, बेहद अनुशासित और छुपकर वार करने में उस्ताद। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हों तो उन्हें अपनी दिमागी ताकत और फुर्ती से कैसे धूल चटाई जाती हैं। युद्ध सिर्फ हथियारों या फौज के साइज से नहीं, दिमाग से भी जीते जाते हैं। इस रणनीतिक चालाकी का शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है बीजापुर के विशाल सेनापति अफजल खान के साथ उनकी वो ऐतिहासिक मुलाकात। सबको पता था कि अफजल खान को शिवाजी महाराज को धोखे से मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन शिवाजी महाराज, वो तो हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे सोचते थे। जैसे ही मुलाकात के दौरान खान ने उन्हें दबोचकर मारने की कोशिश की, उन्होंने तुरंत अपने कपड़ों में छिपे वाघनख यानी बाघ के पंजों का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही उस विशाल सेनापति को वही ढेर कर दिया। इस एक घटना ने पूरे भारत में यह साफ कर दिया कि मराठों से कूटनीति और बाहुबल दोनों में पार पाना नामुमकिन है। और इस पूरी यात्रा में बात सिर्फ राजा की बहादुरी की नहीं थी, उनके साथियों की जो अटूट निष्ठा थी वो सच में भावुक कर देने वाली है। पन्हाला किले से छुपकर निकलते वक्त जब दुश्मनों की फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तब उनके वीर सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने जो किया उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। उन्होंने पावनखिंड के उस सकरे दर्रे में दुश्मन की एक विशाल सेना को अकेले तब तक रोक कर रखा जब तक उनके शरीर से आखिरी सांस नहीं निकल गई। उनका एक ही लक्ष्य था, उनके राजा सुरक्षित निकल जाएं। ये बलिदान दिखाता है कि स्वराज्य के उस सपने के लिए उनके लोगों ने कितना जुनून और समर्पण था।
खैर, ये दुस्साहस तो अभी और परवान चढ़ने वाला था। हुआ यूं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने सबसे खास और ताकतवर सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। वो पुणे के लाल महल में हजारों सैनिकों के कड़े पहरे के बीच बड़े आराम से डेरा डाले बैठा था। लेकिन शिवाजी महाराज ने आधी रात को सीधे उसी महल के अंदर घुसकर एक ऐसा अचूक और खौफनाक हमला किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अफरा तफरी इतनी मिची कि शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं और उसे अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। आधी रात के इस छापे ने सीधे औरंगजेब के अहंकार पर चोट की और बता दिया कि मराठों की हद में आना कितना भारी पड़ सकता है। जब औरंगजेब को लगा कि सीधी लड़ाई से काम नहीं बनेगा तो उसने कूटनीति का जाल बिछाया। 1666 में शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया और धोखे से नजरबंद कर दिया गया। किसी भी आम राजा के लिए तो ये कहानी का दी एंड था, लेकिन यहाँ जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जरा सोचिए, मुगलों की वो अभेद्य राजधानी, चप्पे चप्पे पर पहरा, और शिवाजी महाराज अपने तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर वहां से गायब हो गए, बिल्कुल हवा की तरह। ये साबित करता है कि तेज दिमाग के आगे बड़ी से बड़ी सत्ता और ताकत को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। इन धड़कनें बढ़ा देने वाली लड़ाइयों और चमत्कारी पलायनों के बाद इतिहास का वो सुनहरा दिन आता है। 6 जून 1674, जगह रायगढ़ का किला। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब उनका पूरे विधिवत तरीके से राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की महान उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक राजा का मुकुट पहनना या गद्दी पर बैठना नहीं था, ये भारत के स्वाभिमान की एक सिंह गर्जना थी। ये एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र, संप्रभु और वैध साम्राज्य की स्थापना थी, जिसने भारत में जड़ें जमा रही विदेशी शक्तियों की वैधता को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी महानता सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं थी, वो एक कमाल के प्रशासक भी थे। अब उनके अष्टप्रधान मंडल यानी 8 मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल को ही ले लीजिए। इसमें पेशवा, अमात्य, सचिव से लेकर न्यायाधीश तक हर किसी की भूमिका बिल्कुल तय थी। अगर आप ध्यान से देखें तो 17वीं सदी का ये प्रशासनिक ढांचा आज की हमारी आधुनिक लोकतांत्रिक कैबिनेट व्यवस्था से कितना मिलता जुलता है। ये उनकी गहरी और सुलझी हुई संस्थागत सोच का एक जिता जागता सबूत है। और उनकी इस कमाल की दूरदृष्टि की पहुंच सिर्फ जमीन तक नहीं थी। भारत के इतिहास में वो उन कुछ गिने चुने शासकों में से थे जिन्होंने बहुत पहले ही भांप लिया था कि असली खतरा सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि समंदर के रास्ते विदेशी नौसैनिक शक्तियों से भी आने वाला है। इसी सोच के चलते उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना की नींव रखी। आज भी अगर आप सिंधुदुर्ग या विजयदुर्ग के अभेद्य तटीय किलों को देखें तो वो शान से खड़े होकर इस बात की गवाही देते हैं कि उनका समुद्री सुरक्षा का विजन अपने समय से कितना आगे था। इन सब के बीच एक चीज जो उनके साम्राज्य को वास्तव में महान बनाती है, वो है उनकी अटूट नैतिक नींव। जब उनकी सेनाएं किसी अभियान पर होती थीं या सूरत जैसे धनी शहर पर भी कब्जा करती थीं, तब भी उनके कड़े सैन्य नियम कभी नहीं टूटते थे। उनका सख्त आदेश था कि किसी भी आम नागरिक को, महिलाओं को या किसी भी धर्म के प्रार्थना स्थलों को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। उनकी सेना में हर जाति और धर्म के लोग शामिल थे। महिलाओं का सम्मान और सभी धर्मों का आदर, यही उनके सुशासन की सबसे बड़ी और मजबूत पहचान थी। तो अगर हम 1630 में उनके जन्म से लेकर 1674 में उनके राज्याभिषेक और उनके पूरे जीवन के इन पड़ावों को एक धागे में पिरोएं, तो ये सिर्फ एक राजा की टाइमलाइन नहीं लगती, ये एक अमर विचार की गाथा है। 1680 में भले ही उनका रायगढ़ में निधन हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उनका विजन उनके साथ नहीं गया। उन्होंने जिस स्वराज्य की भावना की नींव रखी थी, वो एक ऐसा तूफान बन गया जिसने उनके जाने के दशकों बाद तक बड़े बड़े साम्राज्यों की जड़ें हिलाकर रख दी। अब सवाल ये है कि आज हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर से क्या सीख सकते हैं? तो बात बहुत साफ है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर आपका आत्मविश्वास अटूट है और आपका नेतृत्व दूरदर्शी है, तो असंभव कुछ भी नहीं। उनकी रणनीतियां बताती हैं कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितने संसाधन हैं, बल्कि इस पर करती है कि आप उनका इस्तेमाल कितने स्मार्ट तरीके से करते हैं। और उनका समावेशी सुशासन, वो आज की दुनिया के लिए भी एक बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज के इस बेहद तेजी से बदलते दौर में, जहां हम आए दिन नई नई चुनौतियों से टकराते हैं,
हम छत्रपति शिवाजी महाराज की उस अदम्य दूरदृष्टि, उस नेतृत्व क्षमता और स्वराज्य की भावना को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में और अपने समाज में कैसे लागू कर सकते हैं।